अब हिंदी सिनेमा इतिहास के दो बड़े राइटर रहे जिनका नाम सलीम और जावेद रहा है। इन दोनों की जोड़ी ने मिलकर हिंदी सिनेमा इतिहास की कई सारी बड़ी फिल्मों का निर्माण किया है और इन सभी फिल्मों को दर्शकों ने खूब पसंद भी किया है। क्या शोले फिल्म हो, क्या जंजीर, या फिर हिंदी सिनेमा इतिहास की कोई और बड़ी फिल्म, इन सभी फिल्मों को करने के बाद कई सारे स्टार सुपरस्टार की उपाधि हासिल किए और इस तरह सलीम और जावेद ने मिलकर हिंदी सिनेमा इतिहास को कहीं और आगे ले गए। लेकिन यहाँ हम बात करना चाहेंगे सलीम और जावेद के कलम से लिखी गई शोले फिल्म की कहानी के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि साल 1975 में रिलीज हुई ये फिल्म कई महीनों में खास रही और ये हिंदी सिनेमा इतिहास की उन चुनिंदा फिल्मों में से एक रही जिन फिल्मों की खुमारी आज भी तरोताजा है। इस फिल्म को रिलीज हुए करीब 47 साल हो गए हैं और फिल्म के दोनों ही मुख्य कलाकार धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की जोड़ी को इस फिल्म के जरिए खूब पसंद किया गया था। फिल्म के गाने से लेकर फिल्म की कहानी को लोगों ने उस जमाने में खूब पसंद किया और यही दीवानगी इस फिल्म के प्रति आज भी देखने को मिलती है। बताना चाहेंगे कि सलीम जावेद ने इस फिल्म की कहानी को लिखा था। साथ ही फिल्म के निर्देशक थे रमेश सिप्पी और फिल्म के निर्माता थे जीपी सिप्पी। फिल्म के अगर कलाकारों की तरफ डालें तो फिल्म में ही मैन कहलाए जाने वाले धर्मेंद्र थे और उनका इस फिल्म में साथ संजीव कुमार, हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन, जया बहादुरी और अमजद खान थे। और उस जमाने में इस फिल्म को महज 3 करोड़ रुपए के आसपास में बताया गया था। इसमें से 20 लाख रुपए सिप्पी ने कास्टिंग पर खर्च किए थे और एक इंटरव्यू के दौरान रमेश सिप्पी ने कहा था कि वो किस्मत वाले थे कि शोले की मेकिंग के दौरान उनके पिता जीपी सिप्पी उनके साथ थे। सिप्पी ने यहाँ इस बात की जानकारी दी थी कि अगर वह आज शोले बनाते हैं तो इसका बजट करीब 150 करोड़ रुपए होता और 100 करोड़ रुपए स्टार कास्ट पर ही खर्च हो गए होते। अब हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि 70 के दशक के लिहाज से शोले ओवर बजट फिल्म थी। इसकी अहम वजह थी कि फिल्म की कई सीक्वेंस का काफी लंबे समय में शूट होना और 3 मिनट 20 सेकंड के एक सीन को शूट करते हुए मेकर्स को करीब 3 साल का इंतजार भी करना पड़ा था। एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म में जय का किरदार निभा चुके अभिनेता अमिताभ बच्चन ने एक बड़ा खुलासा किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ये आपको याद हो तो फिल्म के एक सीन में जया कॉरिडोर में लैंप जलाने आती हैं और मैं बाहर बैठकर माउथ ऑर्गन बजाता हूँ। हमारे डीओपी यानी डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी मिस्टर दिवोचा को इस सीन को सूरज ढलने के वक्त एक खास रोशनी में शूट करना था। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि रमेश जी ने फाइनल शॉट आने से पहले करीब 3 साल का वक्त सीन पर ही लगा दिया था। जब भी हम शूट के लिए तैयार होते लाइटिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाया करती थी। रमेश जी कहते थे कि जब तक करेक्ट लाइट नहीं मिलती तब तक हम शूट के लिए नहीं जाएंगे। हमने करीब 3 साल का इंतजार इस सीन को शूट करने के लिए किया। अब ऐसे ही नहीं एक मास्टरपीस का निर्माण होता है और शोले फिल्म के बनने की कहानी भी काफी लाजवाब रही है। बताया जाता है कि रमेश सिप्पी के पास जब सलीम जावेद की जोड़ी इस फिल्म की कहानी को लेकर हाजिर हुई तो स्क्रिप्ट सुनने के बाद रमेश सिप्पी ने एक बड़ा फैसला लिया था और इस फिल्म को उन्होंने सबसे पहले संजीव कुमार और अमिताभ बच्चन को लेकर साथ में करने का फैसला लिया था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बताया तो ये भी जाता है कि स्क्रिप्ट सुनने के बाद इन दोनों ही कलाकारों को अपना नहीं बल्कि गब्बर वाला किरदार काफी पसंद आया था और दोनों ही कलाकारों ने बारी बारी से गब्बर वाला किरदार करने की चाहत भी दिखाई थी। उस समय फिल्म के लिए गब्बर का चुनाव ही नहीं हुआ था कि गब्बर का किरदार फिल्म में कौन निभाएगा। रमेश सिप्पी ने बातों ही बातों में इन दोनों को साफ कर दिया था कि उनकी निगाह में फिल्म का गब्बर कोई और ही है और वो थे डैनी डेंजोग्पा। और 70 के दशक के आसपास डैनी डेंजोग्पा एक मशहूर खलनायक हुआ करते थे। गब्बर की यह भूमिका उन्हें ऑफर की गई थी लेकिन बदकिस्मती की वजह से वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। डैनी को यह भूमिका अच्छी भी लगी थी और उन्होंने इस रोल को करने के लिए हामी भी भर दी थी, लेकिन कुछ समय के बाद डैनी को यह क्या सूझा कि उन्होंने तारीखों की समस्या बताते हुए इस रोल को करने से मना कर दिया और डैनी के इस रोल को मना करने के बाद गब्बर की तलाश होनी शुरू हो गई। ऐसे में बताया जाता है कि किसी एक शख्स ने रमेश सिप्पी को अमजद खान का नाम सुझाया। अमजद उस समय फिल्मों में सक्रिय नहीं हुए थे, वो थिएटर कर रहे थे। हालांकि उन्हें एक छोटे बजट की फिल्म लव एंड गॉड मिल गई थी पर इस फिल्म का निर्माण होना अभी शुरू नहीं हुआ था और ऐसे में अमजद खान के पास जब इस फिल्म का ऑफर हुआ तो उन्होंने इस ऑफर को एक बड़ा मौका समझते हुए जाया नहीं होने दिया और इसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब गब्बर के फाइनल होने के बाद बात आ जाती है बसंती के चुनाव पर। बसंती को चुनने में कोई खास दिक्कत नहीं हुई। रमेश सिप्पी ने पहले ही मन बना लिया था कि वह भूमिका के लिए वह हेमा मालिनी को ही लेंगे। हेमा इसके लिए राजी भी हो गई थी। ऐसे में वीरू के चुनाव के लिए सबसे पहले धर्मेंद्र से बात की गई और फिल्म की कहानी सुनने के बाद धर्मेंद्र को वीरू के बजाय ठाकुर वाली भूमिका रास आई। ठाकुर वाली भूमिका के लिए संजीव कुमार पहले ही फाइनल हो चुके थे और धर्मेंद्र इस बात पर अड़े रहे कि वो ठाकुर की भूमिका करना चाहते हैं। रमेश सिप्पी ने एक ट्रिक यहाँ चलाई कि रमेश सिप्पी ने कहा यदि तुम्हें ठाकुर वाली भूमिका दी गई तो वीरू वाली भूमिका संजीव कुमार करेंगे। यह नया प्रस्ताव सुनते ही धर्मेंद्र चुपचाप हो गए और वीरू वाली भूमिका के लिए राजी हो गए। धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि संजीव कुमार और हेमा मालिनी के बीच में किसी भी तरह की जोड़ी बने और इसी तरह उन्होंने वीरू का किरदार करने में हामी भर दी। हालांकि जय के किरदार के लिए काफी माथापच्ची की गई। रमेश सिप्पी साहब ने सबसे पहले धर्मेंद्र के अपोजिट यानी जय के किरदार के लिए शत्रुघ्न सिन्हा को कास्ट किया था और शत्रुघ्न सिन्हा इस फिल्म के लिए फाइनल भी हो गए थे, लेकिन ऐन वक्त पर धर्मेंद्र ने उनकी बजाय अमिताभ बच्चन को कास्ट करने की बात कही गई। वहीं अफवाहों की माने तो यह भी बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन खुद धर्मेंद्र के साथ इस फिल्म में स्क्रीन शेयर करना चाहते थे और फिल्म की कहानी उन्हें भी बहुत ज्यादा
ज्यादा पसंद आई थी। ऐसे में धर्मेंद्र के दबाव बनाने पर रमेश सिप्पी ने शत्रुघ्न सिन्हा को बाहर निकालने के बाद अमिताभ बच्चन को इस फिल्म में कास्ट कर लिया गया था और अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की जोड़ी इस फिल्म में 4 चांद लगा दी। अब सब कुछ फाइनल होने के बाद फिल्म की शूटिंग कहां पर होगी, इस बात पर माथापच्ची होने लगी। फिल्म के निर्देशक रमेश सिप्पी ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में इस बात का खुलासा करते हुए बताया था कि फिल्म लगभग 3 करोड़ रुपए के बजट में तैयार हुई थी और इस फिल्म को बेंगलुरु और मैसूर के बीच बसे एक गाँव रामनगर में शूट किया गया था। फिल्म में इस स्थान को रामगढ़ बताया गया है। फिल्म की शूटिंग के लिए इस गांव को पक्की सड़कें बनवाई गई थी और गांव के एक स्थान को अलग से नए गांव की तरह बनवाया गया था। फिल्म की शूटिंग करीब 2 सालों तक चली थी और शूटिंग के बाद इस गांव को प्रोडक्शन टीम ने खत्म करने के लिए सारा सामान नीलाम कर दिया था और बांट भी दिया था, मगर आज भी रामनगर गांव के उस हिस्से को सिप्पी नगर ही कहा जाता है जहां पर फिल्म की शूटिंग हुई थी। अब बात करें अगर फिल्म के डायलॉग की, तो यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि शोले फिल्म का हर एक डायलॉग आज भी हर किसी के जुबान पर रटा हुआ है, चाहे वो गब्बर का डायलॉग हो या फिर वीरू का या फिर जय का। हर किसी के मुंह से निकले डायलॉग आज भी लोगों के जुबान पर रटे हुए हैं। लेकिन फिल्म में अगर गब्बर वाले किरदार की बात करें तो उनका डायलॉग काफी ज्यादा फेमस हुआ था और उनका बोला हुआ 3 शब्दों का डायलॉग कितने आदमी थे काफी पसंद किया गया था। लेकिन यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि इस डायलॉग में परफेक्शन लाने के लिए लगभग 40 बार रीटेक हुए थे और इतने नहीं, जया बच्चन के लालटेन जलाने वाले सीन को फिल्माने के लिए 20 दिन का लंबा इंतजार भी किया गया था। इसके लिए जया को करीब 26 रीटेक देने पड़े थे और इस बात की जानकारी खुद महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में दिया था। अब फिल्म की मेकिंग ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन साल 1975 में जब इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी लगाया गया था तो इसको लेकर फिल्म पर भी असर पड़ा था। 1975 में जब देश में इमरजेंसी लगाई गई थी तब हिंदी सिनेमा को भी सेंसरशिप लॉ का सामना करना पड़ा था। सेंसर ने फिल्म शोले को भी एक सीन पर कैंची चलाई थी और ये सीन था फिल्म का क्लाइमैक्स। अब आपने भी अगर शोले फिल्म देखी होगी तो फिल्म के क्लाइमैक्स में जैसे कि आप सभी देखते हैं तो फिल्म में गब्बर को ठाकुर के नुकीले जूतों से मरता हुआ दिखाया गया था, मगर सेंसर बोर्ड के कहने पर इस सीन को बदला भी गया था और फिल्म के क्लाइमैक्स को दोबारा से शूट भी किया गया था, जिसमें गब्बर को पुलिस के हवाले करते हुए दिखाया गया था। हालांकि इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान अभिनेता धर्मेंद्र हेमा मालिनी के बहुत ज्यादा करीब आ गए थे, लेकिन इससे पहले इन दोनों का प्यार पनप चुका था। बताया तो जाता है कि साल 1970 में जब हेमा मालिनी और धर्मेंद्र को एक साथ फिल्म तुम हंसी में जवां करने का मौका मिला तो फिल्म के सेट पर ही धर्मेंद्र हेमा को दिल दे बैठे थे। उस वक्त उनका पूरा ध्यान हेमा मालिनी पर ही होता था। वो बस कोशिश करते थे कि किसी तरह उन्हें इम्प्रेस कर ले, लेकिन हेमा मालिनी धर्मेंद्र को भाव तक नहीं देती थी। दोनों की जोड़ी पर्दे पर हिट रही, इनके साथ ही और भी इन्हें कई सारी बड़ी फिल्में करने का मौका मिला। धीरे धीरे बॉलीवुड की बसंती भी वीरू को दिल दे बैठी और प्यार का यह सफर शुरू हो गया। लेकिन 1975 में रिलीज हुई फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र और हेमा के बीच में एक अलग ही नजदीकियां देखने को मिली और शोले फिल्म के हिट हो जाने के करीब 5 सालों के बाद साल 1980 में धर्मेंद्र ने दूसरी शादी हेमा मालिनी से कर ली थी। हालांकि धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने उन्हें तलाक देने से मना कर दिया था। ऐसे में धर्मेंद्र ने एक तरकीब निकालते हुए मुस्लिम धर्म अपनाया और फिर उन्होंने हेमा मालिनी को अपना हमसफर बनाया।